औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको रिपल टैंक पढ़ाते हैं। ये क्लास मैट्रिक में न्यू जो बुक आई है 2022 की, उसमें पहले चैप्टर के अंदर यानी 10वें चैप्टर के अंदर मौजूद है। क्लास 10 का 10 चैप्टर में रिपल टैंक का टॉपिक मौजूद है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को भी डिस्कस कर लेंगे। ये हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। और रिपल टैंक के अंदर हम वेव को पढ़ेंगे, वेव के बारे में कि वेव की जो है वो प्रोडक्शन कैसे होती है। और प्रोडक्शन के बाद फिर रिपल टैंक के अंदर रिपल टैंक की कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है। फिर इसके अंदर जो है वो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है। सेकंड जो है वो इसके अंदर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है। और फिर इसके अंदर डायफ्रैक्शन का है। ये तीनों प्रोसेस कैसे होते हैं ये रिपल टैंक के अंदर हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब रिपल टैंक से पहले हम एक डेफिनेशन देख लें कि वेव जो है वो वेव क्या होती है। तो अगर हम किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं, तो किसी भी मीडियम को डिस्टर्ब करने से जो है वो जनरेट होती है वेव जनरेट हो जाती है। ठीक है ना। जैसे सपोज़ दैट मेरे पास टब में अगर मैं पानी ले लूँ, अगर मेरे पास पानी भरा हो और इसमें मैं एक फिंगर भी करूँ, ऐसे फिंगर लगाऊँ, तो ये चारों तरफ वेव बनना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह हवा में भी अगर मैं ऐसे हाथ हिलाऊँ या ये मेरा पेन चल रहा है, तो ये भी एयर भी एक मीडियम ही है, तो ये मीडियम डिस्टर्ब हो रहा है तो इसमें भी वेव बन रही है। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं व्हेन वी डिस्टर्ब एनी मीडियम देन वी जनरेट अ वेव। ये मीडियम को डिस्टर्ब किया तो वेव जनरेट हो जाती है। ठीक है ना। अब रिपल टैंक के अंदर हम वेव को जनरेट करते हैं और उसका इमेज देखते हैं। अब देखें रिपल टैंक के अंदर किस तरह जो है वो जनरेट होगी वेव, और उसको किस तरह हम जो है वर्क करते हैं। देखें यहाँ पे हम कर लेते हैं। अब देखें रिपल टैंक सबसे पहले किस तरह का होता है, रफली मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक रेक्टेंगुलर जो है वो बॉक्स समझ लें आप। ये रेक्टेंगुलर एक शीट ले ली है हमने जो ग्लास की है। ये ग्लास की शीट है। ग्लास की इसलिए है कि इसका जो हम इसके अंदर जो वेव बनाएंगे उस वेव का शेडो हम देखेंगे, शेडो आएगा इसका। ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं रिपल टैंक में, इसके समझ लें यहाँ पर जो है हल्की सी बाउंड्री बना देते हैं, इसमें हल्की सी बाउंड्री बना देते हैं, और इसमें ये बाउंड्री बना देते हैं, और यहाँ पे ये बाउंड्री बन गई। ये बाउंड्री इसलिए बना देते हैं थोड़ी सी ऊंचाई कि इसके बीच में हम पानी भरते हैं, लिक्विड होता है, इसके अंदर वाटर होता है, यानी वाटर एक मीडियम है, इसके अंदर अब हमने पानी भर लिया। ठीक है। पानी भरने के बाद यहाँ पर ये तो हमारी टेबल हो गई रिपल टैंक, ये टेबल हो गई उसकी। अब यहाँ पर स्टैंड होता है, और स्टैंड के साथ जो है ऐसे एक स्टैंड होगा, और स्टैंड के साथ यहाँ से एक लाइट होगी। ठीक है। यहाँ से एक लाइट होगी। ये शीशा है, और शीशे के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो उसका शेडो नीचे बनेगा। ठीक। यहाँ पर हम एक मोटर वुड लगाते हैं, और यहाँ पर इसके ऊपर एक मोटर लगा देते हैं जो वाइब्रेट करेगी, और इसको यहाँ से एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। जब यहाँ पे बैटरी ऑन करेंगे तो यहाँ वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब इसे वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेट करने के बाद यहाँ पर जैसी वाइब्रेशन होगी तो यहाँ पे वेव बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये वेव यहाँ पर सीधी डायरेक्शन में बनेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल हल्की सी वाइब्रेशन है। ये ऐसी सीधी वेव आना शुरू हो जाएंगी यहाँ पे। तो जब यहाँ वेव आएंगी और ये लाइट होगी तो ये शेडो यहाँ पर इस तरह बन रहा होगा वेव का। तो वेव पैटर्न को देखने का जो तरीका होता है वो हम रिपल टैंक के ज़रिए देखते हैं। ठीक है ना। अब ये तो सिंपल वेव है और सिंपल वेव जा रही हैं। ठीक है ना। ये टकराएंगी, टकराने के बाद जो यहाँ से जो है वो बैक होंगी। जब बैक होंगी यहाँ से, तो ये शेडो फिर ऐसे बनना शुरू हो जाएगा। ये दोनों शेडो जो हैं इसमें एक साथ बनते हुए आपको नज़र आएंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसको ऐसे भी सपोज़ कर सकते हैं कि सपोज़ दैट यहाँ पर मैंने एक और वुड लगा दिया। ठीक है, बल्कि ऐसे लगा दिया वुड, जैसे मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ टकरा के जाएंगी। मैंने यहाँ पर पानी के अंदर पूरे पानी, यानी मिरर से ये भी ब्लॉक मेरा टच है, ये जो वुड का ब्लॉक मैंने रखा ये नीचे पानी से भी टच है, नीचे शीशे से भी टच है, और ऊपर जितना पानी है पूरे सरफेस को इसने कवर किया हुआ है।
ठीक है ना। यानी अगर इस हाइट तक पानी आ रहा है तो ये वुड भी यहाँ तक बराबर आ रहा है, ना नीचे है ना ऊपर है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब जो वेव यहाँ से बनना शुरू होंगी तो वेव यहाँ से ऐसे आएगी, यहाँ टकराएंगी और वेव जो है वो ऐसे रिफ़्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। वेव यहाँ से आएंगी, रिफ़्लेक्ट होंगी, वेव आएंगे, रिफ़्लेक्ट होंगी। ये पूरा पैटर्न ऐसे नज़र आएगा आपको, ये वेव आ रही हैं और टकरा के यूँ वापस जा रही हैं। तो रिफ़्लेक्शन का जो फिनोमेना होता है हमारे पास, अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दोनों एंगल जो हैं वो सेम होते हैं, ठीक है ना। तो इससे रिफ़्लेक्शन का फिनोमेना इस तरह वेरीफाई होता है कि वेव जो हैं वो रिफ़्लेक्ट होती हैं, ठीक है। अच्छा, रिफ़्लेक्शन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? रिफ़्लेक्शन के लिए सबसे नेसेसरी चीज़ क्या है कि जब हम मिरर बनाते हैं और हम कहते हैं कि रे ऑफ लाइट यहाँ से आई तो वो यहाँ इंसिडेंट करेगी, यानी जिस मीडियम के अंदर रे ऑफ लाइट आई है उसी मीडियम के अंदर जो है वो रिफ़्लेक्ट करेगी, ठीक है ना। मीडियम चेंज नहीं होता रिफ़्लेक्शन में कभी भी, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट आएगी और उसी यानी एयर के अंदर अगर ये मौजूद है तो एयर से आएगी और एयर में ही चली जाएगी। तो यहाँ पर भी जो है वो उसी मीडियम में जा रही है, यानी मीडियम क्या कि पानी के अंदर है तो पानी के अंदर ही है, ठीक है ना, किसी चीज़ से पास नहीं हुई। हमने ब्लॉक ऐसा लगाया था कि पास नहीं हुई, तो ये हो गया रिफ़्लेक्शन फिनोमेना। अब रिफ्रैक्शन फिनोमेना करते हैं इसके अंदर। अब रिफ्रैक्शन फिनोमेना इसमें बनाते हैं। रिफ्रैक्शन किस तरह होगा? अब सपोज़ दैट यहाँ से मैंने वेव जनरेटर यहाँ पे लगाया हुआ है अपना, यहाँ पे जो है वाइब्रेटर लगाया हुआ है, वाइब्रेट होगा, ऊपर से लाइट मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये मैंने इसकी डेप्थ बनाई हुई है कि यहाँ पर इसकी जो है वो गहराई आ गई। अब यहाँ पर पानी हमारे पास अंदर मौजूद है, ठीक है ना। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन के लिए वन मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर रे ऑफ लाइट का या पानी का या किसी भी चीज़ का ट्रांसमिट होना ज़रूरी है। जब तक एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक कोई चीज़ नहीं जाती तो हम कहते हैं रिफ्रैक्शन नहीं होता। जैसा कि आप प्रिज्म लेते हैं, आप ग्लास स्लैब लेते हैं, आप ग्लास स्लैब का जो है वो रिफ्रैक्शन करते हैं तो रे ऑफ लाइट ऐसे आती है और ऐसे गुजर जाती है, यानी ये बेंड हो जाती है। तो आप यहाँ बनाकर ये कहते हैं ये बेंडिंग फिनोमेना जो है वो रिफ्रैक्शन है। ये एक मीडियम एयर था, दूसरा मीडियम यहाँ पर ग्लास हो गया, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन के लिए एक ही मीडियम होता है, रिफ्रैक्शन जो है वो अलग अलग मीडियम में होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि रिपल टैंक के अंदर तो हमने टोटल दिखाना यही है कि हमने जो है वो पानी के अंदर करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह का एक ब्लॉक रखेंगे जो इस तरह का होगा, ऐसे आ रहा होगा और ऐसे, ये ऐसा एक ब्लॉक हम रख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से वेव जनरेट हो रही हैं, सपोज़ दैट यहाँ से वेव जनरेट हो रही हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि ये कर्व हो जाए थोड़ा, अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। जब यहाँ से वेव बनना शुरू होंगी, ये वेव आएंगी आपके पास, वेव ऐसे आनी थी, यहाँ से ये वेव आपके पास आनी थी, ये वेव आ रही हैं, यहाँ से वेव आ रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये हमने अब सरफेस जो रखा है, ये हमने इसको थोड़ा सा पानी के अंदर डिप कर दिया, ठीक है। यानी ये सरफेस जो है इतना बड़ा ब्लॉक रखा है कि ये ब्लॉक पानी के अंदर चला गया और ये थोड़ा सा स्पेस जो है इसके ऊपर पानी आ रहा है, ठीक है। यानी ऐसे समझ लें कि यहाँ तक अगर ये सरफेस है तो यहाँ तक जो है रिपल टैंक है, ये थोड़ा ऊपर पानी मौजूद है इसके ऊपर, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, अब हम ये जानते हैं कि जब यहाँ से वाइब्रेशन होगी तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पानी के वेव जो बनेगी तो मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव होंगे, ये यहाँ आके टकराएंगे और ये सीधे सीधे मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो ये वेव बनेगी, यहाँ टकरा जाएगी। इसी तरह यहाँ पर जाएगी, इसी तरह यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर इस जगह के ऊपर जो है यहाँ पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे और ये क्योंकि कम सरफेस है, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ है और ये डेप्थ कम है, तो यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे हम कहेंगे डीप वाटर और इसे कहेंगे शॉलो वाटर, ठीक है। तो ये डेप्थ वाटर या डीप वाटर और ये शैलो वाटर। डीप वाटर जहाँ पर होता है वहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं और शैलो वाटर जो होता है हल्का पानी जो हो जाता है, कम क्वांटिटी ऑफ वाटर होती है। तो जो लोग थोड़ा मैरीन को जानते हैं पानी के बारे में तो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि डीप वाटर जो है वो अलग बिहेव करता है और शैलो वाटर जो है वो अलग बिहेव करता है। तो ये ज़्यादा इसके एटम, इसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा करीब होंगे तो ये बहुत गहरा पानी हो जाएगा
और इसके मॉलिक्यूल जो हैं वो क्योंकि ऊपर सरफेस टेंशन होती है, इसके ज़्यादा दूर नहीं होंगे, तो इसलिए ये हल्का पानी, तो ये अलग मीडियम हो जाएगा और ये अलग मीडियम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वेव बनेगी वो बड़ी बनेगी, ठीक है, यहाँ पर जो वेव बन रही होगी वो बड़ी बनेगी, और जब ये वेव यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पर एक वेव बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब ये वाली वेव, जो बड़ी वेव यहाँ आके टकराएगी इस जगह पर, तो यहाँ पर छोटी वेव बनना शुरू हो जाएगी। तो ये है अलग मीडियम और ये है शॉलो मीडियम, ये डीप मीडियम, शॉलो मीडियम। तो जब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा कि यहाँ पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो ये मेरे पास एंगल यहाँ से अलग बनेगा और ये एंगल मेरे पास अलग बनेगा। तो ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जो है वो ट्रांसमिट हुई है। ये क्लास मैट्रिक के अंदर इतनी डेप्थ में नहीं है, जो बड़ी क्लासेस के अंदर है ये उनके लिए ज़्यादा काम आएगा। अब थर्ड वन चीज़ डायफ्रैक्शन हमारे पास। डायफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होता है? किसी ऑब्स्टिकल से जो है वो लाइट टकरा कर जो है वो बेंड हो जाना। यानी जैसे आप ये समझ लें कि ये स्लिट होती है, हमारे पास दो स्लिट्स हैं। स्लिट से जब लाइट, यहाँ लाइट आएगी कुछ नहीं होगा, यहाँ लाइट आएगी कुछ नहीं होगा। जब लाइट यहाँ से पास होगी तो ये ऐसे सेमी सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं, सेमी सर्कल। सो दिस इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन। ये हमारे पास डायफ्रैक्शन होता है। तो रिपल टैंक के अंदर भी हम क्या करते हैं कि वही वेव लगाते हैं और यहाँ पर इस तरह का जो है वो स्लिट लगा देते हैं। ये डिस्टेंस जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। तो जब यहाँ से वेव बनती हुई आएगी और यहाँ वेव आएगी, यहाँ वाली ख़त्म हो जाएगी, यहाँ वाली ख़त्म, तो यहाँ पर वेव जो है वो इस तरह बनना शुरू हो जाएगी और ये पैटर्न आपको यहाँ नीचे नज़र आएगा, ये यहाँ पर नीचे नज़र आएगा। मैं यहाँ अगेन आपको बना दूँ, यहाँ मैंने ये बना दिया कि ये जब हम इस तरह बनाएंगे और ये हमारे पास स्लिट होगी, तो जब यहाँ से ये वेव आएगी और हल्की हल्की यहाँ बनेंगी, तो ये पूरा रिपल टैंक के नीचे यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा बनना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन इन रिपल टैंक, ठीक है ना। उम्मीद है ये तीनों चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।